नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किडनी फेलियर पेशेंट को नमक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेना चाहिए तो कौन सा लेना चाहिए और कितनी मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो हमें रोज़ ओपीडी में देखना पड़ता है। पेशेंट आता है, पूछता है कि मैं कौन सा नमक खाऊं, मैं सेंधा नमक खा रहा हूं, मैं ये वाला नमक खा रहा हूं। तो इसको आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी में हो क्या रहा होता है, पहले उसे समझने की कोशिश करते हैं। किडनी फेलियर की पेशेंट की बॉडी में किडनी अपना काम करना धीरे धीरे बंद कर रही होती है, और जैसे जैसे वो बंद कर रही होती है तो जो किडनी का काम है, गंदगी को बाहर निकालना, क्रिएटिनिन को बाहर निकालना, यूरिया को बाहर निकालना, वो नहीं हो पा रहा था। जब वो बाहर नहीं निकल पा रहे तो वो शरीर के अंदर ही इकट्ठे होते जा रहे हैं, क्रिएटिनिन का लेवल, यूरिया का लेवल बढ़ता चला जा रहा है। अब जो किडनी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है हमारी बॉडी में, वो है बीपी को कंट्रोल करने का। अक्सर हम सुनते थे कि सिर्फ हमारा हार्ट जो है, हमारा दिल है, बस वही बीपी को कंट्रोल करता है, बट ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी में 3 ऑर्गन होते हैं जो बीपी को कंट्रोल करते हैं, हमारी किडनी, हमारा हार्ट और हमारा ब्रेन। ये 3 मेजर ऑर्गन हैं जो हमारी बीपी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो हम ब्रेन के बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, मगर अगर आपकी किडनी खराब हो रही है तो पूरी संभावना ये होती है कि आपका बीपी या तो बढ़ चुका है या फिर बढ़ने वाला है। तो जितने भी किडनी फेलियर पेशेंट होते हैं उन सभी को नमक कम मात्रा में लेने के लिए कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर नमक ज़्यादा लेंगे, हम सब जानते हैं कि नमक से बीपी बढ़ता है, और जैसे जैसे बीपी बढ़ेगा ना सिर्फ किडनी पे लोड पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा बीपी की वजह से जो ब्लड है वो ज़्यादा मात्रा में किडनी में एंटर करेगा, प्रेशर से करेगा और किडनी को नुकसान पहुंचाएगा। बल्कि हमारे हार्ट को भी बहुत ज़्यादा पंपिंग करनी पड़ेगी, और दोनों ही ऑर्गन्स को ज़्यादा मात्रा में नमक लेने से नुकसान होगा ही होगा। तो जितने भी चिप्स खाते हो, अचार खाते हो, चटनियाँ खाते हो, इसी वजह से आप सभी की बंद करवाई जाती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा मात्रा में आप इन चीज़ों में नमक खाते हो शायद खाने में नहीं खाते। तो खाने में अपनी नमक की मात्रा को कम रखो, मिर्च मसालों को कम से कम रखो, इतना लो कि आपको टेस्ट आए बट आपको जले नहीं अंदर। नमक किसी भी खाने को टेस्टी बना देता है, मगर उस टेस्ट के चक्कर में अपनी हेल्थ गंवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। अब बाज़ार में 2 टाइप का नमक आता है, एक आता है सेंधा नमक और एक वो आता है जो हम आयोडाइज्ड नमक लेते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। जो आयोडाइज्ड नमक होता है वो प्योर फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड होता है। उसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, 100% के आसपास होती है, और बहुत कम मात्रा में उसमें आयोडीन मिक्स किया जाता है कि उससे हमें थायराइड, गले की जो थायराइड ग्लैंड होते हैं उसकी किसी टाइप की दिक्कत ना हो। मगर जो हम मार्केट में सेंधा नमक देखते हैं, तो सेंधा नमक कैसे बनता है? वो तो केमिकली बना फैक्ट्रियों के अंदर। ये कहाँ से बना? ये जो सेंधा नमक होता है, ये पहाड़ों पे जब कहीं पानी इकट्ठा हो जाता है, सूखता है, तो नीचे एक वाइट लेयर छोड़ जाता है। घर में भी आप पानी उबालते होंगे तो जिस बर्तन में पानी उबालते हैं उसमें आपको एक वाइट कलर की लाइन देखने को मिलती है, वो नमक ही होता है। मगर अगर यही प्रोसेस नेचुरल तरीके से पहाड़ों पे कहीं हो रहा होता है तो वहाँ पर पानी, नमक बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है। उस नमक को जब लेकर आया जाता है तो उसे सेंधा नमक कहा जाता है। और ये सेंधा नमक अक्सर पहाड़ों पे मिलता है। जैसे हम सेंधा नमक को लाहौरी नमक भी कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से ज़्यादा इंपोर्ट किया जाता है। ये इंडिया में भी मिलता है, बट पाकिस्तान में इसका मेजर सोर्स ऑफ सप्लाई होता है। तो ये जो नमक होता है ये नेचुरली अकरिंग होता है, अपने आप बन रहा है। तो इसमें कंट्रोल नहीं होता किसी का भी कि इसमें कितनी मात्रा में सोडियम होगा, कितनी मात्रा में पोटेशियम होगा। तो इसमें अनकंट्रोल वे में मिलता है हमें सोडियम एंड पोटेशियम। अब जो सोडियम है वो बीपी को बढ़ाता है और पोटेशियम बीपी को डाउन करता है। क्योंकि इसमें सोडियम और पोटेशियम दोनों मिक्स होते हैं, इसी वजह से ये दूसरे नमक की तरह, जो नॉर्मल सॉल्ट की तरह, बीपी को इंक्रीज नहीं करता। अगर वो बीपी को इंक्रीज नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए खतरनाक नहीं है। अगर ज़्यादा मात्रा में हम सेंधा नमक का कंजम्पशन करते हैं और अपनी रिपोर्टों में देखते हैं कि पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा आ रही है, तो वो पोटेशियम हो सकता है कि वो उस सॉल्ट की वजह से, उस सेंधा नमक की वजह से आ रहा है कि जो हम ले रहे हैं। और क्योंकि वो उसमें किसी ने टेस्ट तो किया नहीं लैब का, तो उसमें कितना पोटेशियम है, कितना सोडियम है, इसका जो कंट्रोल करना होता है वो मुश्किल होता है। तो जितने भी पेशेंट होते हैं किडनी फेलियर की, मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप सेंधा नमक लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं होता है, इसे कम मात्रा में लें और अपनी रिपोर्टों के अंदर पोटेशियम की मात्रा पे नज़र रखें। अगर उस पर नज़र रखेंगे, अगर आपको दिख रहा है कि वो कंट्रोल से बाहर जा रहा है, तो आपको अपने सेंधा नमक को बदल के नॉर्मल सॉल्ट पे, प्लेन सोडियम क्लोराइड वाले सॉल्ट पर आना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि बीपी आपका बहुत ज़्यादा है तो आप सोडियम क्लोराइड से सेंधा नमक पर आ सकते हैं। तो ये शिफ्टिंग चलती रहती है, कभी ये तो कभी ये, कभी ये तो कभी ये। तो उससे क्या होता है कि आपका बीपी भी काफ़ी हद तक मैनेज रहता है और पोटेशियम की मात्रा भी काफ़ी हद तक मैनेज रहती है। तो इसका यूज़ सारे के सारे पेशेंट्स को आना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमें इसे कितनी मात्रा में लेना है। तो जितना भी नमक है उनका टेस्ट एक जैसा होता है।
तो हमने क्या करना होता है, चुटकी भर नमक लेना होता है। जैसे आपने खाना बनाया तो आप एक टाइम के खाने के अंदर एक चुटकी नमक लेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में नमक की मात्रा कम जाएगी, और नमक की मात्रा कम जाने पे आपको बीपी को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा आसानी देखने को मिलेगी कि बिना मेडिसिन के या कम मेडिसिन से भी आपका बीपी कंट्रोल हो रहा है। जिन पेशेंट के अंदर मेडिसिन लेने के बावजूद भी बीपी बढ़ा रहता है, उनके लिए एक अच्छा अल्टरनेट होता है कि बिना मेडिसिन को बढ़ाए और बीपी को कंट्रोल करने का। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होता कि खाना आपने फीका लेना है। खाने के अंदर जो बाकी मसाले होते हैं, तरह हींग है, धनिया है, जीरा है, इन सब का यूज़ किया जा सकता है। जो चीज़ मना की जाती है वो है ज़्यादा मात्रा में नमक और मिर्चें। अब मिर्च वो लाल हो, हरी हो, काली हो, पीली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने मिर्चों का प्रयोग पूरी तरह से बंद करना होता है, क्योंकि जितना खतरनाक हमारा नमक होता है ज़्यादा मात्रा में, उतना ही नुकसानदेह हमारे लिए मिर्चें भी हो सकती हैं। क्योंकि मिर्चों के अंदर एसिडिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा होते हैं, और बॉडी के अंदर जाने के बाद ये मिर्चें एसिड की सिक्रीशंस को बढ़ा देती हैं। और पेशेंट ना सिर्फ छाती में जो कंप्लेंट लेकर आता है गैस एसिडिटी की कंप्लेंट के साथ साथ, बल्कि वो अपने लो सोडियम बाइकार्बोनेट की वैल्यूज़ लेकर भी आता है। तो जितने भी पेशेंट होते हैं किडनी फेलियर के, उनको पूरा का पूरा सजेस्ट किया जाता है कि आपने मिर्चों को पूरी तरह से बंद करना है। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में, इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप मेरी इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसे कंप्लीट देखिएगा। उससे आप समझ जाएंगे कि सीरम बाइकार्बोनेट कितना इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर ये घट जाए ब्लड के अंदर तो कितना बड़ा नुकसान एक किडनी फेलियर पेशेंट को हो सकता है। नमक की ज़्यादा मात्रा सिर्फ आपका बीपी नहीं बढ़ाती, बल्कि आपकी बॉडी के अंदर और दिक्कत भी लेकर आती है। मान लो कि किडनी फेलियर का पेशेंट है, वो नमक ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं क्योंकि उसका बीपी लो था, ऐसा होता है। मगर ज़्यादा नमक खाने की वजह से उसकी बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ जाती है, यानी जो वाटर है उसकी बॉडी में स्टे करना शुरू कर देता है, यूरिन के रास्ते कम आना बाहर शुरू कर देता है। और क्या होता है कि उसकी बॉडी में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, उसका फेस सूज जाता है, उसकी टांगें सूज जाती हैं, उसके पूरे के पूरे निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो नमक की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा ले रहा था। तो नमक से वाटर की ओवरलोडिंग होती है, फ्लूइड की ओवरलोडिंग होती है। अब समझो कि आपकी बॉडी के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई, अब ब्लड के अंदर भी पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी, आपके हार्ट को ज़्यादा प्रेशर के साथ पंप करना पड़ेगा। तो जो बीपी आपका पहले लो आ रहा था वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो उससे क्या होगा? किडनी को नुकसान होगा। इसी वजह से नमक की मात्रा को कम रखवाया जाता है, इतना रखवाया जाता है कि खाना खाया जाए, उसको टेस्ट के लिए नहीं खाया जाता। और जितनी भी चीज़ों के अंदर नमक की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा होती है उन्हें निकाल दिया जाता है आपकी डाइट से, चाहे वो आपके पापड़ हो, अचार हो, चटनियाँ हो, सॉस, केचप, जैम, किसी चीज़ के अंदर भी नमक की मात्रा ज़्यादा हो उसे आपको निकालना होता है। जैम के अंदर मानता हूँ नहीं होती, मेरे मुंह से निकल गया, बट समझ में आपका आ गया होगा कि ज़्यादा नमक वाली चीज़ें हमने नहीं लेनी होती। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कितनी मात्रा में नमक लेना होता है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। फिर भी अगर आपको किडनी फेलियर से रिलेटेड कोई परेशानी है, आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेकर आप आ सकते हैं। अगर आप बहुत दूर रहते हैं तो हमारे डॉक्टर्स फ़ोन पे अवेलेबल होते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स को शेयर कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ जैसे हम और पेशेंट्स को आराम देते हैं वैसे आपको भी देंगे। मगर जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप हमारे कुछ पेशेंट से भी मिल कर जाएँ। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर प्रियंका सिंह और मैं बात कर रही हूँ साई संजीवनी से। आज हम आपको मिलाएंगे अपने पेशेंट आलोक से। आलोक, आपकी उम्र कितनी है? 22 ईयर्स। कहाँ से हैं आप? मैम कानपुर से। आपको अपनी बीमारी सीकेडी का कब पता चला? मैम मेरे को 4 दिसंबर को पता, मतलब हुआ था मेरे को बहुत टाइम पहले से था, करीब अप्रैल वगैरह में पेट में दर्द होना शुरू हुआ था। और पेट में दर्द होता, वोमिटिंग वगैरह हो रही थी ठीक है। बहुत ज़्यादा। तो मेरे को लगा नॉर्मली होगा, फिर ठीक हो जाएगा, पर वो कुछ हुआ नहीं। और जब कुछ टाइम ज़्यादा हो गया तो और ज़्यादा वोमिटिंग होने लगी। फिर एकदम से मेरे को क्या हुआ, सांस की प्रॉब्लम हो गई, सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं सांस ही नहीं ले पा रहा था, 2 घंटे 3 घंटे ऐसा हो गया था कि मेरे को पता नहीं था मैं कर क्या रहा हूँ, कभी इधर गिर रहा हूँ, कभी उधर गिर रहा हूँ। फिर उसके बाद एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस बुला के बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ जी। फिर वहाँ पे मेरे थोड़ा सांस का प्रॉब्लम जो हुआ था वो ठीक ठाक हुआ। फिर उन्होंने बोला कि आपका किडनी की प्रॉब्लम है, रेनोबायोप्सी होएगा। फिर वो जब उसे पता चला कि रेनोबायोप्सी ऐसे नहीं होगा, पहले उन्होंने मेरे को वो चेक करा, KFT जो होता है, उसमें पता चला कि आपका KT लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। उस टाइम कितना था क्रिएटिनाइन आपका? उस टाइम मेरा था 9.2
था। 9 पॉइंट समथिंग जी। और फिर उसके बाद उन्होंने डायलिसिस के लिए मेरे को बोल दिया था कि आपका डायलिसिस वगैरह होएगा। तो आपने करवाया डायलिसिस? डायलिसिस मना कर दिया था हमने कि नहीं डायलिसिस नहीं करवाना। फिर हमने फिर वो देखा कि दूसरा तरीका क्या है वगैरह, तो मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा था जैसा ही, तो उन्होंने कहा कि साई संजीवनी देखी थी मैंने, तो उसमें दिखाया था कि बिना डायलिसिस के हो जाएगा। और फिर जब मैं यहाँ पर आपके पास आया था जी। बात करें तो आपने कहा था कि हाँ बिना डायलिसिस के हो सकता भी है थोड़े चांस। ठीक है। तो आलोक हमारे पास आए थे 29 दिसंबर को क्लिनिक में। जब इन्होंने हमारे पास विजिट किया 29 तारीख को, उस टाइम पे पेशेंट की जो स्थिति थी वो कुछ ऐसी थी कि इनका ब्लड प्रेशर हायर साइड पे था और इनकी किडनी में समस्या कुछ बनी हुई थी। KFT की रिपोर्ट चेक करने पे जो उनका क्रेटिनाइन था पेशेंट का वो 9.2 और यूरिया 130.4 के अराउंड आ रहा था। आलोक जिस स्थिति में हमारे पास आए थे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, क्योंकि इनको डायलिसिस सजेस्ट कर दिया गया था डॉक्टर्स की तरफ से कि डायलिसिस के बिना हम यहाँ से आगे केस नहीं लेके जा सकते हैं। हमने पेशेंट को यहाँ से दवा दिया, 15 डेज़ का दवा आपने खाया है? 15 डेज में मैम। जी, 15 दिन की दवा खाने के बाद आज जब हमारे पास आलोक आए हैं तो इस टाइम पे इनका जो क्रेटिनाइन है 12 जनवरी 2023 की रिपोर्ट में वो है हमारा 6.61 और यूरिया है 81। तो एक बहुत ही मार्क्ड रिडक्शन हमने आलोक की रिपोर्ट में देखा आफ्टर द मेडिकेशंस ऑफ 15 डेज। पेशेंट आई थिंक पहले से बेहतर भी महसूस कर रहे हैं। जी मैम बहुत ज़्यादा। और पहले मेरा BP तो कंट्रोल हो ही नहीं रहा था जी। मतलब 212, 216, 200, 180 ऐसा आ रहा था। अब फिलहाल मेरा 140 आता है, 137, 35, कभी 150 भी आता है और नीचे वाला 85 और ऐसा रहता है। अभी भी आज भी आपके पेशेंट का ब्लड प्रेशर 130/72 mmHg आया है। तो मेरा आप सभी पेशेंट से जो कि CKD से सफ़र कर रहे हैं उन सबसे यही कहना है कि अगर आपको लगता है डॉक्टर्स आपको डायलिसिस सजेस्ट कर रहे हैं और आपके लेवल्स ऐसे हैं कि आप अब घबरा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आपको नज़र आ रहा है कि किडनी में परेशानी है और डायलिसिस के अलावा और कोई रास्ता डॉक्टर्स आपको नहीं बता रहे, इस कंडीशन में आप हमारे पास विजिट कर सकते हैं। हमारी टीम के जो डॉक्टर्स हैं वो आपको प्रॉपर कंसल्टेशन देंगे, प्रॉपर गाइड करेंगे। आप क्लिनिक विजिट भी कर सकते हो या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं। तो CKD का इलाज संभव है, क्रेटिनिन यूरिया को हम नीचे लेके आ सकते हैं अलॉन्ग विद द प्रॉपर मेडिकेशंस एंड प्रॉपर गाइडलाइन। तो घबराना नहीं है, डॉक्टर से संपर्क करिए, अपनी रिपोर्ट शेयर कीजिए और हमारी टीम के डॉक्टर से एक बार बात कीजिए। रिपोर्ट शेयर करने के बाद आपको हमारी टीम के डॉक्टर्स प्रॉपर कॉल करेंगे। आलोक, आप ऐसे पेशेंट जो कि CKD से सफ़र कर रहे हैं उनको कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसी बीमारी से अगर कर रहे हो, लड़ रहे हो जो भी है, तो ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि आप आयुर्वेदिक देखिए और साई संजीवनी मेरे को सबसे बेटर लगा। कि 15 दिन में रिपोर्ट जो आई मेरी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बेटर आई पहले से। पहले बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी मेरी और डॉक्टर ने तो हाथ खड़े कर दिए थे जो एलोपैथिक वाले थे कि डायलिसिस होएगा तभी रखेंगे हॉस्पिटल में, वरना नहीं रखेंगे। तो फिर यहाँ पर जब मैं आया था उन्होंने कहते कि बिना डायलिसिस के भी हो जाएगा और वो हो रहा है मेरा। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा कि आलोक की रिपोर्ट से 15 दिन में हमें एक बहुत ही मार्क रिडक्शन देखने को मिला है क्रेटिनाइन और यूरिया में। साथ ही साथ उनके ब्लड प्रेशर में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, पेशेंट फिजिकली बहुत ज़्यादा बेटर है। तो मेरा आप सभी पेशेंट जो कि CKD से सफ़र कर रहे हैं उनसे यही सजेशन है कि अपनी रिपोर्ट्स आप हमारी टीम के साथ शेयर करें, घबराएं नहीं। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू भी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं या फिर आप एड्रेस लेके डायरेक्टली हमारा OPD भी विजिट कर सकते हैं। एक बार अपनी रिपोर्ट शेयर कीजिए और प्रॉपर सजेशंस और गाइडेंस डॉक्टर्स के साथ लीजिए और घबराना नहीं है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।